अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको डोजी कैंडल के बारे में बताना चाहूंगा। डोजी कैंडल, डोजी कैंडल किस तरीके से होती है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक हो गई डोजी, ये भी एक कैंडल है। एक इस तरीके से कैंडल होती है और एक इस तरीके से कैंडल होती है। ये हो गई चारों डोजी कैंडल। अब इस कैंडल में, मोरुबुजु कैंडल में और कॉमन कैंडल में क्या फर्क है? फर्क ये है कि उसमें बॉडी थी, इसमें बॉडी नहीं है, इसमें शैडो है। इसमें शैडो का पार्ट बॉडी से ज्यादा है। तो अब इस कैंडल होता क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट डोजी के बारे में बात करेंगे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल आसपास है। ये हाई, ये लो हो गया। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है? आसपास है, हाई और लो। यहाँ पे देखिए ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई का रेट क्या है? बिल्कुल आसपास है। और ये क्या हो गया? लो। यहाँ पे ओपनिंग, क्लोजिंग और लो आसपास है और ये क्या हो गया? हाई। यानी कि कहने का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो रही है? आसपास हो रही है, बिल्कुल साथ में। ठीक है, या तो एक ही रेट पे या थोड़े से आसपास में। और हाई और लो बिल्कुल अलग है उससे। कहने का मतलब यह है कि इस कैंडल में बॉडी नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है, बट शैडो का पार्ट बॉडी से ज्यादा होता है। इस कैंडल का मतलब ये होता है, इसकी साइकोलॉजी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम थे, बहुत ज्यादा कम थे वॉल्यूम्स। यहाँ पे रिटेलर और स्पेकुलेटर ही ट्रेड्स कर रहे थे। इसमें एक वो स्मार्ट आदमी होता है ना, जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम का जो क्रिएटर होते हैं वो कौन होते हैं। अब वॉल्यूम हम भी क्रिएट करते हैं, जैसे मैं बाय कर रहा हूँ, कोई सेल कर रहा है, रिटेलर बाय कर रहा है, स्पेकुलेटर सेल कर रहा है, या हम ट्रेडर्स वगैरह जो बाय सेल करते हैं, तो हमारा तो मार्केट में वॉल्यूम होता है। बट सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? वो एक स्मार्ट आदमी का होता है, जो जिसके पास हमसे ज्यादा अकल होती है, हमसे ज्यादा समझ होती है, हमसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, हमसे ज्यादा पैसा होता है उसके पास। एक्चुअल में वही मार्केट के वॉल्यूम का क्रिएटर होता है। इसके बारे में कुछ आगे बताऊंगा मैं, जब मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में एक्चुअल में अच्छी तरीके से बताऊंगा कि वो किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट भी करता है। इस टाइम पे जब डोजियां बनती है तब वॉल्यूम उस आदमी का नहीं होता। वॉल्यूम जब रिटेलर, स्पेकुलेटर का, हम जैसे लोगों का होता है। बट एक्चुअल में वॉल्यूम का क्रिएटर कौन होता है? वो स्मार्ट आदमी होता है। उस स्मार्ट आदमी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकता है। वो अपने हिसाब से चलता है मार्केट में, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। और कई लोग बोलते हैं क्या ये स्मार्ट आदमी, जो ये ऑपरेटर जिन्हें कहते हैं कि ये मार्केट को देखते हैं, नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस को नहीं देखते, ये सिर्फ हमको देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और जो हम ट्रेड बनाते हैं, हमारा ट्रेड उससे बिल्कुल उल्टा बनाते हैं, अपोजिट में बनाते हैं। अब कहने का मतलब ये हो गया कि इस टाइम पीरियड में वो जो स्मार्ट आदमी है उसका वॉल्यूम नहीं होता, इसमें वॉल्यूम्स बहुत ड्राई होते हैं। हम रिटेलर, स्पेकुलेटर ही बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का रेट आसपास ही होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके का एक कंसोलिडेशन फेज होता है, ड्राई एरिया होता है, बहुत वॉल्यूम्स नहीं होते, प्राइस एक ही जगह पे बहुत टाइम तक अगर आप देखेंगे तो वहीं क्या कर रहा है, वो ट्रेड करा रहा होता है। अब इन कैंडल्स के भी कुछ नाम है, अगर मैं बताना चाहूं तो ये इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं, इस कैंडल को बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई कैंडल। अगर हम यहाँ देखेंगे, इस कैंडल को जाएंगे, ये देखिए दोस्तों, इसको बोलेंगे हम ड्रैगन फ्लाई। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेवस्टोन, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल हो गई। दोस्तों नाम अलग अलग हैं इसके, बट काम सबके एक ही है। बेसिकली इस कैंडल का मतलब ये होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्राइस होता है वो एक ही एरिया में रहता है, एक ही सेम रेट पे होता है। बट इसकी साइकोलॉजी होती है कि इसमें, इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने को नहीं मिलते। तो डोजी कैंडल का क्या रोल है, मोरुबुजु का क्या रोल है, कॉमन कैंडल का क्या रोल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैंडल्स कराई हैं। टाइप्स ऑफ कैंडल में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है यहाँ पे कि कैंडल्स किस तरह क्या होती हैं, क्या हाई होता है, क्या लो होता है, बॉडी कैसे बनती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, मोरुबुजु कैंडल क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वॉल्यूम किस तरीके से आता है, उसमें वॉल्यूम आता है तो पर्टिकुलर टाइम पे बुलिश, पॉजिटिव वॉल्यूम आया तो बुलिश कैंडल बनी, नेगेटिव वॉल्यूम आया तो बेरिश कैंडल बनी। डोजी क्या होती है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग एक रेट पे होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसमें वॉल्यूम बहुत ड्राई होते हैं, कंसोलिडेशन फेज होता है, ड्राई एरिया होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये डोजी बताता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ना टाइप्स ऑफ कैंडल के बारे में बताया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में काम करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, डिमांड किस तरीके से आती है, सप्लाई किस तरीके से आती है, डिमांड का क्रिएटर कौन होता है, सप्लाई का क्रिएटर कौन होता है, और मार्केट किस तरीके से अपना ट्रेंड रिवर्स करती है। यानी कि मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की, उन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न पे आप काम करके किस तरीके से अपना मुनाफा कमा सकते हैं।
दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, जिसमें मैं आपको कॉमन कैंडल के बारे में बताया, जिसके बाद मैंने आपको बताया मुरुबुजु कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल के बारे में बताया कि डोजी में बेसिकली वॉल्यूम नहीं होता, मुरुबुजु में काफ़ी वॉल्यूम होता है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ऊपर होती है तो वो बुलिश कैंडल होती है, और क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होती है तो दोस्तों वो बेयरिश कैंडल होती है। कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है। अभी तो मैंने आपको बेसिकली सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और आपको टाइप्स ऑफ चार्ट और टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक बताई हैं, बट यहां से मैं दोस्तों स्टार्ट करूंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आप काम करके किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। यहां पे जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में जो आपको कैंडलस्टिक बताऊंगा वो बिल्कुल एडवांस रहेगी, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और साथ साथ नोट भी करते रहिएगा और साथ साथ अपना डाउट भी क्लियर करते रहिएगा मेरे से व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके बारे में आपको कराऊंगा वो है हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हथौड़ा। तो यहां एक हथौड़े वाला पैटर्न में आपको कराऊंगा जिसको हैमर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हैमर होता क्या है, हैमर बनता क्यों है, उसका कारण क्या है। हर चीज का एक कारण होता है। अगर आप ये मेरा कोर्स कर रहे हैं तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो हर चीज का एक रीजन है। तो हथौड़े का यानी कि हैमर के पैटर्न की फॉर्मेशन का भी एक कारण है। तो सबसे पहले वो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, तो साइकोलॉजी मैटर करती है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो हमारा पहला पैटर्न है जिसको बोलेंगे हैमर। तो यहां मैं आपको बताऊंगा हैमर के बारे में, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हैमर के पीछे भी ना एक दोस्तों साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हैमर के बनने का पीछे एक कारण है। तो पहले मैं उस कारण के बारे में बात करूंगा आपसे। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टॉक है, अब यहाँ पे देखिए एक स्टॉक है और ये स्टॉक में आपको एक न्यूज़ आई कि एक न्यूज़ है कि स्टॉक है 215 का स्टॉक है और ये 215 से हमें लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे बाय करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि एक स्टॉक है 215 पे ट्रेड करा रहा है, उसमें आपको एक न्यूज़ आती है कि स्टॉक यहाँ से 215 से लेके अगर इसमें बोला जाए तो यहाँ पे ये 240 तक जा सकता है। एक न्यूज़ आई आपके पास कि ये स्टॉक का जो रेट है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। तो अब लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? बाय करेंगे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा था ये बढ़ सकता है। अब आप बाय करेंगे तो किससे बाय करेंगे? कोई सेलर से बाय करेंगे। अगर वहां पे दोस्तों कोई सेलर होगा तभी तो आप बाय कर पाएंगे। अगर सेलर ही नहीं होगा तो आप बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में बायर भी होते हैं, मार्केट में सेलर भी होते हैं। तो आपने अपनी पोजीशन को यहाँ पे बाय बनाया, तो यहाँ पे क्या करा? किसी ने अपनी पोजीशन को क्या करा दोस्तों? सेल कर दिया। आपने बाय करा, उसने सेल करा। वो है कौन? पहले उसके बारे में बात करेंगे। वो होता है एक स्मार्ट आदमी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके पास हमसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, हमसे ज्यादा समझ होती है, वो मार्केट को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि उनके पास वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में वॉल्यूम के क्रिएटर वही स्मार्ट आदमी होते हैं, वो ही अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। तो यहां पे हमने क्या करा? बाय करा, उसने क्या करा? सेल करा। उसका वॉल्यूम, उसका सेलिंग का वॉल्यूम हमारी बाइंग से ज्यादा था, यानी कि हमने बाय करके एक डिमांड क्रिएट करी, उसने सेल करके एक सप्लाई क्रिएट करी। तो क्या हुआ? उसकी सप्लाई हमारी डिमांड से ज्यादा होने के कारण क्या हुआ? स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक की कीमत आई 210 रुपए। अब क्या हुआ दोस्तों? अब स्टॉक आ गया 210 रुपए। अब क्या हुआ? आपको लगा कि भैया 210 रुपए आ गया, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से एवरेज कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि 210 और 215 के बीच में जो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो उसका एवरेज आएगी 212 रुपए 50 पैसे की। अब लोग ज्यादातर ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते मार्केट में, वो क्या करते हैं? एवरेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने 215 पे खरीदा, क्यों खरीदा? 240 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज थी। 210 रुपए आ गया तो उन्हें न्यूज क्या थी? अरे 240 रुपए तक जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेक्शन आया है, कोई बात नहीं, और खरीद लेते हैं। या तो एवरेज करके निकल जाएंगे या तो और ऊपर आएगा तो वहां से प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। अब आपने क्या करा? यहाँ पे एक एवरेज करी, पर एक दूसरा ट्रेडर था, उसने क्या करा? यहाँ पे पोजीशन को क्या बनाया? उसने भी बाय बनाया। उसने क्यों बाय बनाया? क्या कारण था? क्योंकि उसको सस्ता लगा। उसको सस्ता लगा कि 210 पे खरीदा जा सकता है, और तो उसने क्या करा? वहां पे अपनी फ्रेश पोजीशन बनाई और सबने बाय करा। तो सेल किसने करा? उसी स्मार्ट आदमी ने। अब सब सेल कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, सब सेल कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं। तो क्या हुआ? प्राइस क्या हुआ? और नीचे की तरफ आया, और यहां से प्राइस कितना आया दोस्तों? 205 रुपए। अब ये दोस्तों स्टॉक है 205 रुपए आ गया। अब स्टॉक 205 रुपए आ गया तो क्या हुआ? अब 215 पे आपने खरीदा हुआ है, 210 पे खरीदा हुआ है, स्टॉक की कीमत 205 आ गई। अब यहाँ पे आप मोटिवेटेड थे, यहाँ पे आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे क्योंकि स्टॉक की कीमत काफी नीचे आ चुकी है।
और हुआ क्या इसमें, आप जो 240 रुपये लग रहा था आपको स्टॉक, वही 205 रुपये आ गया। जो एनालिस्ट वहाँ पे 215 पे बोल रहा था कि ये स्टॉक 214 तक जाएगा, अब वही एनालिस्ट बोलेगा कि ये स्टॉक 205 से 190 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे स्टॉक टेक्निकल और फंडामेंटली बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट में जो काम करते हैं वो डायरेक्शन को पकड़ते हैं। डायरेक्शन अच्छी चल रही है स्टॉक की तो उन्हें तेज लगेगा, डायरेक्शन नीचे आ गई स्टॉक की तो वो स्टॉक उनको वीक लगने लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम तो सिर्फ फॉलोअर हैं, हमें जो कह दिया हमने वो कर लिया, हमें अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, क्योंकि हमें दिमाग लगाने के लिए कुछ आना तो चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तभी तो हम मार्केट में काम कर पाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को फॉलो करते रहेंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे, इसके पीछे भी एक कारण है। 215 पे क्यों खरीदा, न्यूज आई थी। 210 रुपये आया, आपने फिर बाय करा, एवरेज करनी थी। 205 आया तो भी आपको लगा कि अब पता नहीं क्या लग रहा है मार्केट में, कहीं 190 तक तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अब एनालिस्ट भी कहने लगे कि ये नीचे आएगा, क्योंकि देखो न्यूज के हिसाब से चल रहे हैं। सिचुएशन मैटर करती है कि स्टॉक की, कि अभी ये स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब क्या हुआ, यहां पे भी एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करा, बाय कर लिया, और स्टॉक गिर के कितना आया दोस्तों, यहां पे अगर देखा तो 200 आ गया। अब 200 आ गया तो क्या हुआ, इतना ज्यादा गिर गया स्टॉक। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे लोगों की पोजीशनें कटेंगी, यहाँ पे बायर्स की पोजीशन कटेंगी। क्यों? क्योंकि अब उनका पैसा खत्म हो रहा है और न्यूज भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जब ये स्टॉक नीचे आया था तब यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल बनी। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये कौन सी कैंडल हो गई, बियरिश कैंडल। अब देखो प्राइस नीचे आया ना, प्राइस नीचे फॉल हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा, तो कौन सी कैंडल बनेगी, बेयरिश कैंडल। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, बेयरिश कैंडल क्या होती है, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होती है, यानी कि ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे। अब ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे हुई है दोस्तों यहाँ पे, तो ये कौन सी कैंडल होगी, बेयरिश। अब मैंने आपको कल बताया था कि कैंडल्स के कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं, कोई आप 60 मिनट्स का चार्ट यूज करते हैं, कोई 15 मिनट्स का चार्ट यूज करते हैं, कोई डेली का चार्ट यूज करते हैं, कोई 5 मिनट्स का चार्ट यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया है वो एग्जांपल के तौर पे 60 मिनट्स का दे दिया, यहाँ पे 60 मिनट्स का, ठीक है, 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिया। और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हम टाइम मान के चलते हैं, इसमें टाइम हो रहा है 10:45 का। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि एग्जाम्पल से ही दोस्तों आप समझेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:45 का। अब मैं आपको पूछता हूं कि 60 मिनट्स की जो कैंडल बनती है वो 9:15 से स्टार्ट होती है मार्केट ओपनिंग का टाइम, तो वो क्लोज कितने बजे होगी, 10:15 पे। दूसरी कैंडल कितने बजे स्टार्ट होगी, 11:15 पे। तीसरी कैंडल कितने बजे स्टार्ट होगी, 12:15 पे, फिर 1:15 पे, फिर 2:15 पे, फिर 3:15 पे, और 15 मिनट की बाद में एक छोटी सी स्मॉल कैंडल बन जाएगी। यानी कि दोस्तों दिन में 6 से 7 कैंडल बनेगी अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो। अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट यूज करोगे तो वही डबल हो जाएंगी, 15 मिनट्स का यूज कर रहे हो तो वही उससे ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे अभी 10:45 हो रहा है, तो कैंडल की क्लोजिंग कितने बजे होगी, क्योंकि ये कैंडल 10:15 पे स्टार्ट हुई होगी, 9:15 से 10:15 से नेक्स्ट कैंडल कितने बजे, ये कैंडल कितने बजे क्लोज होगी, 11:15 पे। देखो टाइमिंग बहुत मैटर करती है दोस्तों, इसमें कैंडल्स में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अब ये कैंडल कितने बजे क्लोज होगी, 11:15 पे। स्टार्ट कितने बजे हुई थी, 10:15 पे। टाइम अभी क्या चल रहा है, 10:45 का। समझना है दोस्तों इस चीज को आपको, अभी टाइम क्या है, 10:45 का। अभी एक्चुअल में क्लोजिंग का हो रही है नीचे। एग्जांपल के तौर पे 200 पे ओपन हुआ, तो अभी एग्जांपल के तौर पे रेट क्या चल रहा है, एग्जांपल मान लो 198 चल रहा है। अभी कैंडल की क्लोजिंग होगी कितने बजे होगी दोस्तों, 11:15 पे होगी। अभी फिलहाल ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे है, अभी बाजार नीचे की तरफ है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादातर अगर लग रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, न्यूज भी नेगेटिव आ रही है, तो लोग अपनी पोजीशन क्या करते हैं, बाय से सेल कर देते हैं। क्यों लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब इसमें स्टॉक में दम नहीं है, अब इसे निकल जाते हैं, और न्यूज भी बहुत बेकार आ रही है और बेकार स्टॉक है, हमारे लिए अनलकी, हम दूसरा स्टॉक पकड़ लेंगे। तो लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं, क्योंकि अब इन्हें लगने लगा इस लेवल पे, यहां पे देखेंगे इस लेवल पे लोगों को क्या था, स्टॉक बाय लग रहा था। अगर उन्हें लग रहा था कि 240 तक जाएगा, अब इन्हें स्टॉक क्या लगेगा यहां से कि अब ये और नीचे जा सकता है। यहां पे लग रहा है उन्हें और नीचे जा सकता है, वहां पे लग रहा था उन्हें और ऊपर जा सकता है, और स्टॉक क्या आया, नीचे की तरफ आ गया। अब जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ आया तो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन सेल करेंगे। नहीं भी करेंगे तो ब्रोकर उनकी पोजीशन काट देगा, किसी का पास फंड खत्म हो गया, किसी को नीचे लग रहा था, तो कोई फ्रेश सेलर है जो मार्केट में जॉबर बोलते हैं, जो जॉबर होते हैं ना, जो मतलब मार्केट में 50 पैसे 1 रुपए के लिए काम करते हैं, जिसको स्कैल्पर भी बोला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या करा, वो भी अपनी पोजीशन में छोटी छोटी सेलिंग बनाने लगे ताकि छोटा बहुत मुनाफा उनको मिल जाए। अब देखो दोस्तों, यहां पे सब लोग सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो होगा ना यहाँ पे जो बाय करेगा। अगर बायर
ही नहीं होगा तो कोई सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सबने सेल करा तो किसी ने क्या करा? बाय करा। वो कौन हो सकता है दोस्तों? वही स्मार्ट आदमी, वो स्मार्ट आदमी जो यहां पे अपनी पोजीशन क्या कर रहा था? सेल कर रहा था। ये देखो सब सेल करके जा रहे हैं ना, आप बाय कर रहे थे, वो क्या कर रहा था? वो सेल कर रहा था। वो सेल क्यों कर रहा था? क्योंकि आप बाय कर रहे थे। आपने बाय करा, आपने एक डिमांड क्रिएट करी, उसने एक सप्लाई क्रिएट करी और प्राइस क्या हुआ? नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आया, आपने अपनी पोजीशन सेल करी, उसने क्या करा? मार्केट को बाय कर लिया। जैसे ही बाय करा तो क्या हुआ दोस्तों? डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ी तो प्राइस क्या होगा दोस्तों? नीचे आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा। ये जो क्लोजिंग यहां पे दिखा रहा है ना दोस्तों, ये क्लोजिंग, अब ये क्लोजिंग क्या होगी? क्लोजिंग एक्चुअल में क्या होती है? करंट मार्केट प्राइस। अगर आप लाइव मार्केट चेक कर रहे हैं तो जो क्लोजिंग होती है ना, वो कैंडल की करंट मार्केट प्राइस होती है। तो अब करंट मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो ये कैंडल की फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी और एक्चुअल में ये कैंडल की क्लोजिंग कितने बजे होगी दोस्तों? 11:15 पे। तो ये कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो चेंज होकर कुछ इस तरीके की बन जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके की बन जाएगी कैंडल। इसको बोलते हैं दोस्तों हम हैमर। अब हैमर बनने का कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। हैमर बना क्यों? हैमर बनने का कारण ये था कि जब लोगों को बाय लगा, प्राइस नीचे आ गया क्योंकि ऑपरेटर सेल कर रहा था, और जब एकदम से प्राइस तेजी से नीचे गिरा तो लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी लॉस में, और वहां पे क्या हुआ? ऑपरेटर ने बाय करा और स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तो उसने हैमर का शेप ले लिया। हैमर बनने का कारण क्या होता है दोस्तों? हैमर बनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है जब पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में, वो पैनिक करवा के आपकी पोजीशन काटी जाती है और ऑपरेटर वहां पे बाय करता है तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। तो हैमर पैटर्न का बनने का एक कारण था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाय या सेल कब करना है। तो दोस्तों इसको ना साथ साथ नोट भी करना है। ऐसा नहीं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। इसको नोट भी करना और आपके डाउट है तो मुझसे साथ साथ क्लियर भी करते रहना व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल के थ्रू। अब हुआ क्या? अब हुआ 11:15 की क्लोजिंग हो गई। अब आपको हैमर एक्चुअल में कब दिखेगा? 11:15 पे। 10:45 पे आपको नहीं पता था कि हैमर बनेगा या नहीं बनेगा। आपने क्या करा? कैंडल की क्लोजिंग का वेट करा और क्लोजिंग क्या हुई? हैमर के रूप में। जैसे ही हैमर आपको बना तो नेक्स्ट कैंडल आपको कौन सी देखनी है? बुलिश कैंडल देखनी है। बुलिश कैंडल क्या होती है? एक कंफर्मेशन कैंडल है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन होगी बुलिश। और बुलिश कैंडल के बाद जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो यहां पे आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हैं? बाय में बना सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज और है, अब मैं आपको ना इसके कुछ लॉजिक्स लिखवाना चाहूंगा। आप वो ना लॉजिक आप लिख लीजिए। अपना नोटपैड पकड़िए, नोटपैड रखिए अपने साथ और उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट लॉजिक है हैमर का। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। पहला लॉजिक है दोस्तों, लिखिए आप। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। देखो ये दोस्तों डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड आया, अब ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा ना, तो उसका भी एक कारण होता है, रीजन है। तो यहां पे लिखिए हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। हैमर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि 20 कैंडल्स कैसी होंगी, वो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल जब चार्ट पे लेके जाऊंगा तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो हैमर क्या बेसिकली क्या है? एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। 20 कैंडल्स का लॉजिक भी मैं आपको चार्ट में कराऊंगा, प्रैक्टिकल चार्ट में। अभी फिलहाल आप लिख लीजिए, यानी कि डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए ना 20 कैंडल्स होती है। उसके बाद आपको बॉटम पे थर्ड लॉजिक लिखिए, बॉटम पे आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। हैमर का लो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होगा, ये फोर्थ लॉजिक है। थर्ड लॉजिक था हैमर आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा, उस डाउन ट्रेंड के बॉटम पे। फोर्थ लॉजिक ये है कि हैमर का लो अनब्रेकेबल रहेगा। हैमर बुलिश या बेरिश हो सकता है। हैमर बुलिश भी हो सकता है, हैमर बेरिश भी हो सकता है, यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर भी हो सकती है, क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे भी हो सकती है। लिखिए इसमें कि हैमर का जो बॉडी है वो 20 से 30% तक रहेगा और शैडो का जो एरिया है वो 70% से 80% तक रहेगा। ठीक है, लिख रहे हैं आपको कि जो बॉडी है, अगर बॉडी जो होती है ना हैमर की बॉडी है, जो ऊपर जो पार्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो 20 से 30% तक होगा, 20 से 30%, और जो शैडो है वो 70 से 80% रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि हैमर के ऊपर एक हल्की सी शैडो भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद वो हल्की सी शैडो भी हो सकती है, बट शैडो का पार्ट बॉडी से बड़ा नहीं होना चाहिए। शैडो जो है ना, ये बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। वो इसके 100% हो सकती है, मोर देन 100% नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलता है, बट ज्यादा बड़ी शैडो ना हो, फिर वो कैंडल ही अलग हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल होती है बुलिश कैंडल। बुलिश एक कंफर्मेशन कैंडल है दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल हैमर के नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट टू हैमर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो क्या होगी? बुलिश होगी। बुलिश एक कंफर्मेशन कैंडल है और उसके बाद
थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल, कोई भी जैसी सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करे, आपको अपनी पोजीशन क्या बनानी है दोस्तों, बाय में। वो स्टॉप लॉस क्या होगा, हैमर के लो का। हैमर से 5 पैसे 10 पैसे नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों थर्ड कैंडल जैसी सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो आपको अपनी पोजीशन बाय में बनानी है और हैमर के लो का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट फिलहाल जो अभी आपको लेना है, मैं भी ना सिर्फ टेम्परेरी टारगेट की बात करूंगा, परमानेंट टारगेट मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यहां पे जब आप बाय कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने बाय करा 203 पे, आपका स्टॉप लॉस था 198 का, तो 203 और 198 का जो आपका स्टॉप लॉस था, तो इसमें कितने रुपए का डिफरेंस है, 5 रुपीज का। तो 5 रुपीज का ही टारगेट अभी आप फिलहाल के लिए ऊपर लेके चलिएगा, यहाँ पे ना फिर 5 रुपीज का ही टारगेट लेके चलिएगा। यानी कि जिस रेट पे आप बाय कर रहे हैं और जो आपका स्टॉप लॉस है, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस का आप ऊपर टारगेट लेके चलिएगा, जिसको बोलते हैं 1:1 का रेशो। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आपको अभी फिलहाल टारगेट जो है वो 1:1 के रेशियो के हिसाब से ही लेके चलना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, तो साथ साथ मेरे से व्हाट्सएप पे या आप ईमेल के थ्रू भी मेरे से डाउट क्लियर करते चलिएगा, या आप बाद में भी मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दिया हैमर क्या होता है, हैमर के बनने का लॉजिक क्या है, आपको बाय कब करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट किस तरीके से लेना है। अब दोस्तों मैं आपको एक और पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि है शूटिंग स्टार। फिर दोनों की प्रैक्टिस ना एक साथ मैं आपको चार्ट पे करा दूंगा, बैक टेस्टिंग। तो नेक्स्ट पैटर्न हम जो लेंगे इसमें, तो वो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको हैमर समझ में आया, इसी के साथ शूटिंग स्टार है। हैमर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो शूटिंग स्टार भी मैं आपको करा देता हूं, फिर हैमर और शूटिंग स्टार की दोनों की प्रैक्टिस में आपको क्या करूंगा, चार्ट पे समझा दूंगा।